Hello, Rohan. Welcome to An Academy and very, very congratulations to you. So, थैंक यू। हम सबका नाम जो है वो रोशन किया है एंड पूरा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, हार्ड वर्क किया और वो यहाँ पे रंग लेकर आया है जिसमें आपने इतना अच्छा यस मैम। स्कोर किया। फर्स्ट काउंसलिंग में आपको आईटी मिल गया, गैटबी में ऑल्सो यू हैव यस मैम। रियली वेल। सो एक बार सबको यहाँ पे बता दीजिए कि आपने कहाँ से, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से अपना बैचलर्स किया एंड आपने फिर कौन कौन से एग्जाम्स दिए और क्या स्कोर रहा आपका। मैम मैंने अपना बैचलर्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। एंड एक्चुअली मैं उस टाइम भी मतलब एग्जाम दे रहा था। तो एक्चुअली उस टाइम ऐसा होता है कि जब हम कॉलेज में होते हैं, लाइक अपने थर्ड ईयर में, तो बहुत सारे हमारे वर्क होते हैं, कॉलेज लोड। तो मैंने फिर से प्रिपरेशन की थी, लाइक मैंने ड्रॉप लिया था। एंड उसके बाद इस बार मैंने एग्जाम दी है, आईटी जैम गैटली। और आईटी जैम में मेरा स्कोर था 70.33 एंड रैंक थी 109। एंड गेट बी में मेरा स्कोर था 150 एंड रैंक थी 33 रैंक थी। ओके, सो कैटेगरी वाइज रैंक ओबीसी। यस मैम, ओबीसी। ओबीसी में ओके, सो फिर अभी जो फर्स्ट लिस्ट आई है, जो आईटी जैम की जो यस मैम। काउंसलिंग रही है, उसमें क्या रिजल्ट रहा फिर आपका। मैम फर्स्ट फर्स्ट जो राउंड थी उसमें मेरा सेकंड प्रेफरेंस का आईटी रुड़की था। तो वो मुझे अलॉट हो रहा था इस बार ओके, सेकंड में। एंड उसके हाँ अलावा आपने क्या जैम के स्कोर के बेसिस पे और भी कहीं अप्लाई किया था। मैम, जैम के स्कोर के बेसिस पे आईआईएससी और कुछ आईसर्स वगैरह में अप्लाई किया था, इंटीग्रेटेड पीएचडी वगैरह। ओके, सो आपका वहां पे सिलेक्शन हुआ इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। यस मैम, आईआईएससी में मेरा इंटीग्रेटेड पीएचडी में सिलेक्शन हो गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना परेशान होके क्यों बता रहे है। हो, तो बहुत बड़ी बात है कि आईएससी आपको मिल गया है, इंटीग्रेटेड एमएससी नहीं पीएचडी। मैम, बहुत, यस मैम, बहुत खुशी है, लाइक आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, तो मतलब आईआईएससी ऑब्वियसली जो भी बच्चे जैम का पेपर दे रहे हैं उनका आईटी बॉम्बे या तो गोल होता है या फिर आईआईएससी गोल होता है। तो आपको तो मिल यस गया, मैम। तो आपको तो खुश होना चाहिए। इतना मतलब बताने में ऐसे हिचकिचा रहे हैं कि बताना है कि नहीं बताना नहीं मैम नहीं मैम, आई एम वेरी हैप्पी, मतलब बहुत खुश हूँ मैं, बस बता रहा था। है। नहीं, चलो वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा आपने किया। मतलब ड्रॉप किया एक बार, कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा डर रहता है कि ड्रॉप कर रहे हैं तो जो सोच के ड्रॉप किया वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट आपने मतलब हम्म। कि ड्रॉप करके उस जो टाइम है उसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज किया एंड जो गोल था उसको यस मैम। किया। मतलब ये बहुत सारे जो बच्चे जो डरते हैं ड्रॉप लेने से कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उनके लिए मतलब आप एक इंस्पिरेशन हो कि अगर आप अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करो तो डेफिनेटली यस जो मैम। गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। और यस मैम, डेफिनेटली, यस। बिल्कुल, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। सो अब मैं कुछ क्वेश्चंस यस आपसे पूछूंगी रोहन। जैसे कि सबसे हम्म। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो कब से स्टार्ट करी, मतलब आपने कितना टाइम दिया अपने प्रिपरेशन को। मैम ऐसा होता है कि जब हम स्टार्टिंग में, लाइक जैसे मेरा बैचलर्स खत्म हुआ तो मतलब उसके पहले थोड़ा बहुत तो चल रहा था। बट एक्चुअली कॉलेज का इतना लोड होता था कि वो मैनेज नहीं हो पाता था। तो उसके बाद जब मेरा बैचलर्स खत्म हुआ तो मैंने मतलब अपने नोट्स प्रिपेयर करने स्टार्ट किए, सेल्फ नोट्स, जो कि हम्म। मैं अच्छे से एग्जाम के टाइम पे पढ़ सकूं। और उनसे मतलब एक होता है ना कि वो चीजें हम पढ़ते हैं तो बहुत कम टाइम में अपना अच्छा वो हो जाता है, पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो हम्म। मैंने वैसे किया और धीरे धीरे ऐसे सारे नोट्स बनाते गया। एंड मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं तो मतलब 8 से 10 महीने सफिशियंट है, या फिर 12 महीने कह लो। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर चाहे तो 8 से 10 महीने में आराम से हो जाएगा। 8 से 10 महीने में आराम से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, विद रिवीजन एंड प्रैक्टिस सारी चीजें कवर हो जाएंगी। हाँ। यस मैम, अगर आपके पास वो मतलब टाइम है पूरा तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, एंड अन अकेडमी ने कैसे हेल्प किया आपको ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। मैम ऑब्वियसली सारे नोट्स तो मैंने अन अकेडमी से ही बनाया ना, मतलब आप लोगों के जो लेक्चर्स होते थे वही लेक्चर्स को अपने खुद के वर्ड्स में लिखना, वो सारी चीजें। तो वो सारे नोट्स तो वही है जो आपने पढ़ाया, वही से सीखा सब। ओके, तो और बाकी प्रैक्टिस एंड रिवीजन। मैम प्रैक्टिस रिवीजन तो खुद के जो नोट्स हैं उसी को बार बार पढ़ो, ताकि जो चीजें आप भूल रहे हो वो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए। एंड प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बोलूँ तो पीवाई क्यूज, ऑब्वियसली मैं मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि बुक्स खरीदते हैं, ये वो करते हैं, तो मेरा वैसा नहीं था। मैं जो पीवाई क्यूज थे उन्हीं को बस देखता था एंड अपने कॉन्सेप्ट्स पे मैं वो रहता था कि मेरा कॉन्सेप्ट बस अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली वही से आएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो बस मेरा वही था कि वो अच्छे से करना है। बिल्कुल, एक्चुअली यही मतलब चीज रहती है कि बच्चे ये सोचते हैं कि हम
और ज्यादा एडवांस पढ़े और ज्यादा डेप्थ में पढ़े चीज यस को, मैम। तो उससे शायद हमें फायदा होगा। बट ऐसा नहीं होता है कि हम्म। अगर हम हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अगर उनको ही अच्छे यस से मैम। क्लियर करके चलेंगे तो क्वेश्चन वहीं से बनेगा, क्वेश्चन और कहीं से यस आएगा मैम। नहीं, क्वेश्चन वहीं एग्जैक्टली। से आता है। तो यही आई हम्म। थिंक जो आने वाली जो अभी नेक्स्ट ईयर जो बच्चे पेपर देंगे उनको समझना चाहिए कि यू नीड टू वर्क ऑन योर यस मैम। बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। ओके। यस मैम। एंड इसके अलावा जैसा कि सबको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी के अलावा हमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स भी पढ़ना होता है, तो वो आपने हम्म। कैसे मैनेज किया मतलब थ्रू आउट योर प्रिपरेशन? मैम अब ये डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टिंग से जो मैथ्स और फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का जो आपका वो पोर्शन है, आप कैसे हो उस पोर्शन में, ठीक है। तो मेरा थोड़ा मतलब मैं ठीक था। तो मैंने बहुत सारा ऐसा कोई लेक्चर नहीं देखा या फिर वो नहीं किया। मैं एग्जैक्टली क्या करता था कि जो पीवाईक्यूज होते हैं उनमें क्वेश्चन देखता था कि कौन से जो पोर्शंस है। सपोज अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है मैथ में, तो मैं बस देखता था कि उसमें से इस अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बस वो कॉन्सेप्ट पूरा कर लूं। मेरा मेन फोकस होता था कि कॉन्सेप्ट अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। तो मैं बस वही करता था, देखता था केमिस्ट्री के कौन से पोर्शन से आ रहे हैं, फिजिक्स के कौन से पोर्शन से आ रहे हैं, और मैं उनके क्वेश्चंस थोड़े बहुत देख लेता था बस। मैंने बस वही करा था, ज्यादा कुछ नहीं किया था। राइट, एक्चुअली यही होता है, जैसे जिन बच्चों को हम भी यही सजेस्ट करते हैं जो थोड़ा वीक होते हैं या फिर इतना ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं हम्म। होता है, कंप्लीटली स्किप करने की जगह उस सब्जेक्ट को अभी यस मैम, थोड़ा बहुत आप देख लो। हाँ हम्म। 5 to 7 years के पेपर्स को एनालाइज करो। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें से एवरी ईयर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो एटलीस्ट उन टॉपिक्स हम्म। की एक लिस्ट बना के रखो और फिर उसी में से जो वो टॉपिक्स को भी अगर आप पढ़ के जा रहे हो उसके क्वेश्चंस लगा के जा रहे हो, तो आप कुछ पोर्शन जो है वो आई थिंक कर कर आ सकते हो, मतलब आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। राइट। यस मैम, एग्जैक्टली वही करना है। हम्म। ओके। एंड उसके बाद में जैसे आपने आईटी जैम के लिए प्रिपेयर किया, तो उसके अलावा हम्म। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा फॉर गैट बी, या फिर वो उसी प्रिपरेशन के थ्रू मतलब नो आप? मैम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गैट बी में तो मतलब सेक्शन ए होता है एंड सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन जो होते हैं अगर वो आते भी हैं कुछ एप्टीट्यूड टाइप के, तो वो इजी होते हैं, उतने वो टफ नहीं हम्म होते। तो आपका जैम का प्रिपरेशन जो होता है वो बहुत काफी है वो उसके लिए। बाकी बायो का जो पोर्शन होता है आप सेक्शन बी के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हो। हम्म। तो मतलब हम्म। गैट बी के लिए अगर मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हम गैट बी के लिए भी 90% सिलेबस या 95% जो है हमारा यस कवर मैम। हो ही जाता है जैम के साथ साथ, तो बिल्कुल मैम। ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट हम्म। डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। कोई जरूरत नहीं है। वो मैम हाँ, उसी में वो सारा कवर हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके। एक और चीज जैसे कि अगर जैसे आपने जो आपका सिलेबस था जैम का, जैसे आपने बोला मैंने 8 to 10 months लगता है प्रिपरेशन में, तो आपने ऑलमोस्ट हम्म। जैसे फेब्रवरी में एग्जाम है, तो आपने कब तक अपना सिलेबस जो है आपको ऐसा हो गया था कि एक बार मैंने कंप्लीट करके रख दिया, एक बार मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये मतलब आपने कब कर? मैम मैम लास्ट के जो महीने होते हैं, लाइक अब जब आप अक्टूबर नवंबर के टाइम में हो, तो ऐसा होता है कि ऐसा भी लगता है कि बहुत कम टाइम हो रहा है, कभी कभी आपको लगता है कि आप भूल भी रहे हो। तो उतने टाइम में अगर आपका कोई चैप्टर हुआ भी नहीं है तो आप पीवाईक्यूज थोड़े बहुत स्टार्ट कर दो उसी टाइम से, एंड साथ साथ अपने नोट्स भी वो करते रहो। तो मेरा ऐसा था कि थोड़े बहुत चैप्टर मेरे जो अगर रह भी रहे थे, तो मैं जो मेजोरिटी पोर्शन भी था मैं ये भी करता था कि मैं देखता था कि कौन से पोर्शन जो है उनसे मेजोरिटी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मेरा फोकस उन पे ज्यादा होता था और मैं उनको ज्यादा वो करता था, मतलब ज्यादा पढ़ता था। तो ऐसे में करता था, तो अक्टूबर नवंबर तक तो सब कुछ ऐसे नोट्स वोट्स तो हो गए थे, एंड थोड़े बहुत जो बचे भी थे तो पीवाईक्यूज के थ्रू भी वो कवर हो जाते हैं, एंड बाकी आप रिवाइज कर लो तो वो काफी है। मतलब हम ये मान के चले कि ऑलमोस्ट 2 महीने या 2.5 महीने आपको चाहिए फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस, मतलब जैसा फेब्रवरी में यस मैम। एग्जाम होता है तो एटलीस्ट दिसंबर एंड जनवरी तो आपको कंप्लीटली चाहिए रिवीजन के लिए एंड क्वेश्चन हाँ, प्रैक्टिस के लिए, इतना टाइम तो रखना ही क्योंकि पड़ेगा। मैम हाँ वो थोड़ा वो भी हो जाता है ना, थोड़ा मेंटली भी आता है प्रेशर की अब हमें सारा सिलेबस खत्म करना है एंड रिवाइज वगैरह भी करना है। तो उसके लिए भी आपको कोशिश करो कि आप नवंबर दिसंबर तक कर लो एंड फिर आप रिवाइज करो। हाँ मतलब नवंबर तक अगर सिलेबस अगर एक बार को कंप्लीट हो जाए तो वो ठीक रहेगा, रिवीजन के लिए इनफ टाइम जो है वो मिल जाएगा, राइट। यस मैम, क्योंकि आप स्टार्टिंग से भी रिवीजन तो कर ही रहे हो, तो हम्म। वो हो जाएगा फिर। ऑल राइट। तो ओके मैम। जैसा कि आईटी जैम का रिजल्ट जब आउट हुआ उसके बाद में फिर यस मैम। आईआईटी में आपने कैसे अप्लाई किया, क्या प्रोसेस रहा, एक बार वो थोड़ा सा बता दीजिए।
मैम एक्चुअली आईआईसी जो होता है उसके साइट पे वो पोर्टल ओपन करते हैं एडमिशन के लिए, जो भी आपके कोर्सेज है। लाइक एमएससी के लिए वो ओपन करते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी ओपन करते हैं। तो उसमें आपको जाके अप्लाई करना होता है, एंड उसमें आपके रैंक वैंक वो सारे पूछते हैं। तो फिर उसके बाद आपको थोड़े टाइम बाद वो फिर एक लिस्ट निकालते हैं, कट ऑफ लिस्ट निकालते हैं कि हम इतने रैंक या इतने मार्क्स तक जो बच्चे हैं उनको हर कैटेगरी में इनवाइट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो ठीक फिर उसके बाद आपको वहाँ इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन जाना पड़ता है, इन पर्सन बैंगलोर आईआईसी में। वो है। बायोलॉजिकल साइंसेज जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। एंड फिर उसके बाद वो फाइनल जो कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हैं उनकी लिस्ट पब्लिश करते हैं। तो ऐसा होता है। ओके, सो मतलब एमएससी के लिए और इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए मतलब दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना होता है, राइट? यस मैम, अलग अलग, यस मैम, अलग अलग अप्लाई करना होता ओके। एंड आई थिंक जो एमएससी वालों का जो रैंक जाता है कि जिस रैंक तक वो बुलाते हैं, वो आई थिंक है। थोड़ा, थोड़ा कम होता है। हाँ वो थोड़ा कम होता है, हाँ, मतलब जो थोड़ा कम। शुरुआती रैंक होती है, टॉप रैंकर्स जो होते हम्म, हैं आई थिंक वो उसको कॉल करते हैं, और हम्म। इंटीग्रेटेड वाले में आई थिंक थोड़ा सा हायर रैंक तक वो चला जाता है, आई थिंक, राइट? ओके। यस मैम, हाँ यस मैम। ऑल राइट, सो एक बार मुझे थोड़ा सा अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बता दीजिए कि कैसा आपका इंटरव्यू रहा, किस तरीके के कौन से टॉपिक से आप लोग आपसे क्वेश्चन किए गए थे? यस मैम। मैम इंटरव्यू का ऐसा था कि अगर मैं सच बोलूँ तो मैं ऐसे सोच के नहीं गया था कि अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ एंड पूरा मेरा सिलेक्शन होके मैं वापस आऊंगा, ऐसा नहीं था। मतलब मेरा बस ऐसा था कि ठीक है, मैं अपने से पूरी तैयारी करके जा रहा हूँ, एंड वहाँ मुझे पूरा कॉन्फिडेंट होके जो भी वो बोलेंगे, जो भी वो पूछेंगे, वो जवाब देना है। एंड उसके बाद जो भी होगा, इट्स फाइन, कि जो भी होगा देखेंगे। तो मतलब इंटरव्यू के लिए अगर मैं कुछ बताऊं कि कैसे मेरा क्या था, तो मैं ऐसे गया था तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था पहले से ही, क्योंकि मैंने ये स्ट्रेस नहीं ले रखा था कि मुझे तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि नहीं ये तो मुझे चाहिए, तो मेरा ऐसा था नहीं। तो मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है मैं दूंगा, बट बाकी देखेंगे जो होगा। तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट था एंड गया, तो उसमें ऐसे 7 8 प्रोफेसर ऐसे होते हैं एंड टेबल के आपको भी बिठाते हैं वहां पे, चेयर पे। फिर वो आपका ऐसे फॉर्म होता है, उसमें आपका देखते हैं कि आपकी रैंक कितनी है, वो बताते हैं आपके बैचलर्स में इतने परसेंटेज हैं। एंड आपके कुछ अगर पब्लिकेशंस वगैरह होते हैं, जो आपने अगर रिसर्च इंटर्नशिप वगैरह करा है, तो वो भी ऐसे पढ़ के बताते हैं। फिर आपसे पूछते हैं कि आपका जो क्या पढ़ के आए हो, या फिर जो भी है, जो भी आपका आपने बैचलर जिसमें किया है, स्ट्रॉन्ग उसके टॉपिक। बेसिस पे, या फिर आपसे खुद पूछते हैं, हाँ टॉपिक्स पूछते हैं। तो मेरा ये था कि मैंने बोला था कि ऐसे इम्यूनोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी एंड या फिर जो भी हो। बट ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 2 टॉपिक या जो भी बताए वो उसी से पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं। तो वो अब आप वहां पे तो ये नहीं कह सकते ना कि नहीं ये इनसे मेरे से मत पूछो। वो पूछते हैं तो मतलब मेजोरिटी आपसे वही पूछेंगे जो आपने आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, बाकी वो खुद से और भी टॉपिक्स के पूछेंगे। लाइक मैंने इम्यूनोलॉजी और सेल बायोलॉजी बोला था, तो मेरे से जेनेटिक्स के भी सवाल वो पूछ रहे थे, नर्वस सिस्टम के भी पूछ रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। एंड साथ ही क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पूछते हैं, वो आपसे पीछे बोर्ड होता है, उस पे आपको वो ग्राफ वगैरह भी ड्रॉ कराते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उससे आपको वो बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप वो करते हो ना, तो वो एक आपका पॉजिटिव बहुत अच्छा होता है। अगर आप वो कर लो, अगर आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा जो वो पूछ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऐसे थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं जो हमें सारे नहीं आते, ऑब्वियसली नहीं आते। बट आपके जो वो ऐसे क्वेश्चन आपको बोलते हैं कि कोई बोर्ड पे ग्राफ बनाओ, ये बनाओ, अगर आप वो करते हो तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। मतलब अगर मैं बता रहा हूँ कोई एस्पायरेंट हो, तो वो इस चीज पे मेन फोकस करे कि ग्राफ वगैरह आप अच्छे से देख के जाओ। तो एंड ऐसा था। एंड फिर उस स्टैटिस्टिक्स वगैरह से भी आई थिंक क्वेश्चंस करते हैं, बायोस्टैट्स मैम वगैरह। मेरा मैथ्स नहीं था, तो ऐसा कुछ मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैथ्स वगैरह जिसका होता है ना 12th में, तो उससे वो मैथ्स के भी थोड़े सवाल पूछते हैं। ओके तो ओके। मेरे को ऐसे इंजाइम काइनेटिक्स वगैरह के बारे में पूछा था, ग्राफ वगैरह बनवाया था, ये सारी चीजें थी। एंड नर्व कंडक्शन का ग्राफ वगैरह बनवाया था मेरे से। ओके ओके। ऑल राइट, इंटरव्यू के लिए रोहन आपने मतलब क्या क्या टॉपिक्स थे जिनको अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे फॉर इंटरव्यू? हम्म। मैम ऐसा है कि आप इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली वो टॉपिक्स चूज करो जिन्हें आपको लगता है कि वह आपके सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। लाइक अगर किसी इम्यूनोलॉजी पसंद हो तो उससे वो चूज करना चाहिए, मतलब वो पोर्शन। और आप ये कोशिश करो कि जिसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि वो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ थियोरेटिकली ऐसे पूछ दिया क्वेश्चन। वो आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिकल ज्यादा थे। नॉलेज टेस्ट करते हैं कि आप उस बारे
जानते हो उसको टेक्निक से रिलेट प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, तो आप कोशिश करो कि आप वो टॉपिक चूज करो जो आपको मतलब उसमें आपको अच्छा नॉलेज हो प्रैक्टिकल। तो ये चीज होता है। एंड मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हम्म। क्योंकि ये चीजें जो होती हैं, जैसे हम बैचलर, आप किसी भी ईयर में हो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, तो आप जब लैब में जाते हो, कोई काम करते हो लैब में, जो भी आप कर रहे हो, तो आप उसमें आप क्वेश्चन पूछो, मतलब जो भी आप कर रहे हो उसमें आप सोचो कि ये चीज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वही चीज चल के हमें इंटरव्यू में पूछी जाती वही हेल्प है। वो कुछ करती तो होता नहीं है, क्योंकि वही चीज होती है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर इन चीजों पे, हाँ हाँ मैम एग्जैक्टली, अगर आप थोड़ा ध्यान दो उस पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आगे जाके। तो वो चीज मैं कहना, मतलब ये मेरे को कहना था कि इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में यही क्वेश्चन है, क्योंकि आप वहां पे जा रहे हो और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो बेसिक आपका नॉलेज जो है थोड़ा सा रिसर्च में आपने क्या यस मैम। प्रैक्टिकल किया है, ये थोड़ा सा वो मतलब टेस्ट करते हैं, वो तो होता ही है। सो इसके हम्म। अलावा आपने मतलब इंटरव्यू के लिए कुछ केमिस्ट्री मैथ्स में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ के गए थे आप, अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी? नो मैम, नो मैम, मेरे को तो बायो पोर्शन से ही मैं पूरा पढ़ के गया था। एंड आप बेसिक्स देख सकते हो, लाइक जो जैसे लैब की जो केमिस्ट्री होती है, जैसे डाइल्यूशंस वगैरह जो करने होते हैं, तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए, मतलब उतना बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए, बस ये है। हाँ, थोड़ा बाकी सा एक्स्ट्रा वो इतना कुछ नहीं पूछते हैं। मोलारिटी मोलारिटी वगैरह हाँ, मोलैरिटी निकालना, मोलैलिटी, ये सब आप देख लो, ये ये थोड़ा चीज़ें सा। इंपॉर्टेंट है। हाँ, और थोड़ा सा हम्म। बायोस्टैट्स वगैरह से भी कई बार क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं, तो आई थिंक वो भी करके जाना चाहिए टू बी ऑन सेफर साइड। हाँ, मतलब वही वही बेसिक्स जो, यस मैम, जो बेसिक्स होते हैं वो आपको कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट रोहन, सो यहाँ पर हम एंड करते हैं अपने इंटरव्यू को। बहुत ही अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट यस मैम। करके, और काफी मतलब इम्पोर्टेंट बातें जो हैं रिगार्डिंग थैंक यू आईएससी मैम। और एग्जाम से रिलेटेड सारी आपने बताई, वो जो कि अभी आने वाले जो बच्चे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे उनको बहुत हेल्प करने वाला है। यस, तो यस एक मैम, थैंक फाइनल यू टिप मैम। जो आप देना चाहोगे बच्चों को, मतलब जो 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए? मैम फॉर एग्जाम्स मैं ये कहूंगा कि आप एंड अपने नोट्स बनाओ। हम्म। और नोट्स में भी जब आप अगर आपको लगता है कि आपने टाइम से पहले अच्छे नोट्स बना लिए, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हमें कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, बट उसकी कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है ना जो हम बार बार भूल जाते हैं। तो आप उसके लिए उससे भी कंसाइज नोट्स बना लो, जो आप बस एक बार ऐसे देख लो तो आपको लगे कि हाँ पूरा मैंने चैप्टर कवर कर लिया। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंटरव्यू के लिए मैं ये कहूंगा कि जब जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ, तो यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट दिखोगे इंटरव्यू में ना, तो अगर आपको कुछ मतलब उतना ना भी आता होगा, तो इंटरव्यूअर को जरूर ऐसा लगेगा कि हाँ इस बच्चे में वो पोटेंशियल है। तो ये हम्म। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बातें बोली वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब भी, एंड नोट्स बनाना तो मतलब प्रिपरेशन में अगर आप स्टार्ट यस करें मैम। तो पहली चीज ही नोट्स बनाना होता है, कि आप ऐसे नोट्स बनाओ कि जो सिर्फ आपको इस यस मैम, एग्जाम एग्जैक्टली। ना करें, बाकी फ्यूचर में भी कभी अगर आप उनको उठा के देखो तो आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को कुछ क्विकली रिवाइज हमेशा। कर पाओ। ऐसे नोट्स आपके पास में होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। So, Rohan, यस मैम। congratulations and all the best for your future. And you made थैंक यू। all of us proud. So, yes, thank you so much for the interview. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इतनी अच्छी चीजें आपसे भी सीखने को मिली एंड कुछ बताने को मिला। थैंक यू मैम।